हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं केमिस्ट्री फैकल्टी पंकज कुमार और यूपीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है आप अपने पूरे परिवार के साथ सकुशल और स्वस्थ होंगे। पिछले क्लास में हम लोग द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के बारे में पढ़े थे। याद कीजिए, द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का दरनियम समीकरण हम लोग निकाले थे। फिर द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के दरनियतांक का मात्रक हम लोग पता किए थे। द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण निकाले थे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। और फिर लास्ट में हम लोग द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का अर्ध आयु पढ़े थे। अर्ध आयु का अलग समीकरण आया था, तो आपको वो ध्यान में रखना होगा, परीक्षा में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आज हम लोग उसी को और आगे बढ़ाते हैं। अगला टॉपिक है nवां कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण। आज हम लोग nवां कोटि के अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। nवां कोटि कहने का मतलब जितना अभी तक हम लोग पढ़े उसका एक जनरल फार्मूला यहाँ से तैयार कर दिया जाएगा। मतलब ये अगर आप ध्यान में रखते हैं तो किसी भी कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण आप तुरंत बिना कलम उठाए बता सकते हैं। किसी भी कोटि के अभिक्रिया का जो दरनियतांक होता है उसका मात्रक आप बिना कलम उठाए बता सकते हैं। मतलब जितना भी हम लोग पहले फार्मूला पढ़े हैं उसको अब जनरलाइज कर दिया जाएगा। मतलब ये अगर आपको ध्यान में है तो और सब फार्मूला आप जो पीछे पढ़े हैं वो बिना कलम उठाए आप पता कर सकते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है इसको। तो देखिए, हेडिंग लिखे हैं nवां कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण। इसी को इंग्लिश में काइनेटिक इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में काइनेटिक इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। इसी को हिंदी में हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे nवां कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण। आइए हम लोग देखते हैं nवां कोटि के अभिक्रिया के बलगतिकी समीकरण को कैसे निकाला जाता है। तो कंसेप्ट नहीं बदलेगा, कंसेप्ट वही रहेगा जैसे पहले हम लोग निकालते थे, वैसे ही यहाँ भी निकालना होगा। एक nवां कोटि का अभिक्रिया लेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए ये कोई nवां कोटि की अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में A बदल रहा है P में। ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। मान लीजिए ये nवां कोटि की अभिक्रिया है, मतलब इस अभिक्रिया की कोटि n है। तो इस अभिक्रिया को सबसे पहले हम लोग करवाएंगे। t बराबर 0 समय पर विचार कीजिए। अभिक्रिया करवाने के लिए अभिकारक का कुछ न कुछ मात्रा लिया जाता है। मतलब शुरू में अभिकारक बर्तन में कुछ न कुछ मात्रा में रखना होगा, उसके बाद ही ये उत्पाद में बदलेगा अभिक्रिया करके। तो इसका आरंभिक सांद्रता हम मान लेते हैं स्मॉल ए, और ये कोई नई बात नहीं है, पहले से हम लोग स्मॉल ए मानते आ रहे हैं। t बराबर 0 समय पर इस अभिकारक का सांद्रता मान लिए हैं स्मॉल ए। आइए, आप जानते हैं अभी 0 होगा क्योंकि उत्पाद तो शुरू में बना होगा नहीं। अब t समय तक इस अभिक्रिया को अगर हम लोग करवाते तो अभिकारक का सांद्रता कुछ घट जाएगा, उत्पाद का सांद्रता बढ़ जाएगा।
मान लीजिए इस अभिकारक का सांद्रता x से घटेगा, तो पहले इसका सांद्रता था स्मॉल x से घट गया, तो t समय पर इसका सांद्रता बचेगा a-x, इसका सांद्रता होगा x। ये x से घटा है, इसका सांद्रता x से घटा है, उत्पाद का सांद्रता x से बढ़ा होगा। पहले इसका सांद्रता 0 था, x से बढ़ गया, तो t समय पर p का सांद्रता x हो गया होगा। अब यहाँ से अगर हम लोग दर्नियम समीकरण लिखें, क्योंकि दर्नियम समीकरण से ही बलगतिकी समीकरण आपको मिलता है, तो ये अगर nवां कोटि की अभिक्रिया है तो दर्नियम समीकरण ऐसा होगा, R बराबर K I इंटू A के सांद्रता का घातांक स्मॉल है। nवां कोटि का अभिक्रिया होगा तो घातांक स्मॉल है। यदि प्रथम कोटि का अभिक्रिया रहता तो घातांक 1, शून्य कोटि के का अभिक्रिया ये अगर रहता तो घातांक 0 लिखते। द्वितीय कोटि का अगर ये अभिक्रिया रहता तो घातांक के रूप में यहाँ 2 लिखते। पहले आपको बताया गया है। अभी ये nवां कोटि की अभिक्रिया तो दर्नियम समीकरण ऐसा हो जाएगा। अब इसी पर सोच देंगे हम लोग, बलगतिकी समीकरण मिल जाएगा। t समय पर इस अभिक्रिया का कोई कहता दर निकालने के लिए, तो अभिकारक का सांद्रता t समय वाला रखना होगा। याद कीजिए दर को हम लोग तो dx बटा dt लिखते हैं। अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन x से हो रहा है। अभिकारक का सांद्रता x से घटा है, उत्पाद का सांद्रता x से बढ़ गया है। मतलब सांद्रता में परिवर्तन x से हो रहा है, तो r को लिखेंगे dx बटा dt, ये बराबर k। t समय पर इसका सांद्रता देखिए दिखाई दे रहा है a-x, तो a-x पावर स्मॉल n है तो स्मॉल n लिखेंगे। और फिर उसी तरीके से जैसे पहले हम लोग करते थे, a-x टू दी पावर n को आप इधर ला लीजिए और dt को उधर भेज दीजिए, तो ऐसा हो जाएगा dx बटा a-x टू दी पावर स्मॉल n, इधर हो जाता k I इंटू dt, ऐसा हो जाएगा। अब दोनों तरफ हो समाकलन करना होगा, तो समाकलन कर लीजिए। ऐसा हम लोग लिखते dx बटा a-x टू दी पावर स्मॉल n का समाकलन बराबर समाकलन k I इंटू dt, जहाँ k दर्नियतांक है nवां कोटि के अभिक्रिया का। अब इसका समाकलन का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। dx बटा a-x टू दी पावर स्मॉल n के समाकलन का फॉर्मूला होता है 1 बटा n-1 इंटू a-x टू दी पावर n-1। देखिए बड़ी काम का चीज़ है, याद रखना होगा। dx बटा a-x टू दी पावर स्मॉल n के समाकलन का फॉर्मूला यही होता है n-1 a-x टू दी पावर n-1। याद रखना भी आसान है। a-x जैसे था वैसे ही बीच में रख दी, n-1 पहले भी लगा दी और n-1 को घातांक के रूप में भी ले गए। याद कर लीजिए इसको, के कांस्टेंट है बाहर आएगा, और dt का तो समाकलन t होता है, समाकलन नियतांक c जोड़ना पड़ेगा। ऐसा समीकरण मिला। अब c का मान आपको निकाल के यहाँ रखना होगा तो बलगतिकी समीकरण पता हो जाएगा। तो c का मान याद कीजिए, पहले से हम लोग आरंभिक स्थिति से पता करते। अभिक्रिया के आरंभिक स्थिति पर सोचिएगा, c का मान आपको पता होगा, तो लिखेंगे अभिक्रिया के आरंभिक स्थिति से अभिक्रिया के आरंभिक स्थिति से
आरंभिक स्थिति में तो हम लोग बार बार यही लिखते आ रहे हैं, t 0 होगा तो x 0 होगा, t 0 तो x 0, मतलब 0 समय पर अभिकारक का उपयोग किया गया सांद्रता 0 होगा। होना भी चाहिए, अभिक्रिया जब शुरू ही नहीं होगा तो अभिकारक का सांद्रता में परिवर्तन नहीं होगा, अभिकारक अभिक्रिया में उपयोग नहीं हुआ होगा, तो इसीलिए x बराबर लिखे 0। अब ये t0 और x0 का वैल्यू इस समीकरण में रखिए तो c का मान आपको पता हो जाएगा। t अगर 0 कीजिएगा तो k को 0 कर देगा, तो देखिए इधर बचेगा c। x अगर 0 कीजिएगा तो यहाँ बच जाएगा a टू दी पावर n माइनस 1 बटा n-1 इंटू a टू दी पावर n-1। तो c का वैल्यू पता हो गया, c बराबर 1 बटा n-1 इंटू a टू दी पावर n-1। बहुत आसान होता है ये, आपको पहले से हम बता रहे हैं कि जिस सब्जेक्ट में भी मैथमेटिक्स का यूज होता है वो सब्जेक्ट आसान बन जाता है। मैथमेटिक्स में एक खासियत है, वो सब्जेक्ट को आसान बना देता है, चाहे वो केमिस्ट्री हो या चाहे वो फिजिक्स हो, जहाँ भी मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होगा वो चीज़ आसान हो जाता है। तो सी का वैल्यू देखिए हम लोगों को पता होगा। अब इस सी के वैल्यू को आपको यहाँ रखना होगा, ये जो समीकरण लाए थे उसमें सी का मान रख दीजिए, तो ऐसा हो जाएगा 1 बटा सी का जो ये वैल्यू आया, इस सी के वैल्यू को आप इस समीकरण में रखिए। इस समीकरण में देखिए यहाँ सी है, तो सी का जो भी मान हम लोग लाए हैं उसको यहाँ रख दीजिए, बलगति की समीकरण आपको पता हो जाएगा। तो सी का यहाँ पर मान हम लोग रखेंगे तो समीकरण ऐसा हो जाएगा 1 बटा n-1 इंटू a माइनस एक्स टू दी पावर n-1, ये बराबर के टी प्लस सी के जगह पर आपको ये वैल्यू रखना होगा। तो देखिए रखें 1 बटा n-1 इंटू a टू दी पावर n-1, ऐसा समीकरण हम लोगों को मिला। अब इसमें ये जो n-1 है इसको उधर ले जाइए, n-1 इधर नीचे है, उधर जाएगा तो गुना में चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो दोनों में n-1 से गुना होगा, दोनों प्लस में है तो इसमें भी kt में भी n-1 से गुना करना होगा, इसमें भी n-1 से गुना करना होगा। तो देखिए ऊपर n-1 नीचे भी n-1 है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 बटा a टू दी पावर n-1। kt से पहले n-1 से गुना करना होगा, ये n-1 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो तब समीकरण ऐसा बनेगा, समीकरण हो जाएगा 1 बटा a माइनस एक्स टू दी पावर n-1। इसको तो हम लोग उधर ले जा चुके हैं, तो यहाँ यही बचेगा 1 बटा a माइनस एक्स टू दी पावर n-1। इधर हो जाएगा n-1 इंटू के टी, n-1 उधर गया, के टी से गुना करना पड़ा, n-1 को इस पूरा से भी गुना करेंगे तो n-1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा प्लस 1 बटा a टू दी पावर n-1। तो देखिए nवां कोटि के बलगतिकी समीकरण को लोग इसी रूप में याद रखता है, बड़ी काम का फॉर्मूला है ये। nवां कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण यही होता है। तो ये फार्मूला अगर आपको ध्यान में है तो आप किसी भी कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण पता कर सकते हैं, लेकिन इस फार्मूला के उपयोग के लिए 1-2 शर्त आपको ध्यान में रखना होगा। मतलब इस फार्मूला का उपयोग करना है तो आपको कुछ शर्त है, उस शर्त को ध्यान में रखना होगा, तब उससे सही रिजल्ट आएगा। तो देखिए इसके लिए शर्त क्या है। कंडीशन, इस अभिक्रिया इस समीकरण के उपयोग के लिए कुछ शर्त है। जैसे पहला शर्त है कि n का वैल्यू या तो 2 से बड़ा होना चाहिए या 2 के बराबर होना चाहिए। देखिए पहला शर्त लिखे हैं n इज ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2। मतलब इस फार्मूला से हम लोग
द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण निकाल सकते हैं, या द्वितीय कोटि से अधिक कोटि का कोई अभिक्रिया होगा तो उसका भी बलगतिकी समीकरण इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर n का वैल्यू 2 से कम होगा, जैसे प्रथम कोटि के लिए n का मान 1 होता है, शून्य कोटि का अभिक्रिया होगा n का मान 0 होगा, कोटि 0 हो जाता है, तो प्रथम कोटि या शून्य कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण इस फार्मूला से नहीं निकल सकता है। तो इसीलिए हम शर्त लिख दिए कि इस फार्मूला के उपयोग के लिए एक शर्त यही है, n 2 से बड़ा या 2 के बराबर होना चाहिए। प्रथम और शून्य कोटि के अभिक्रिया पर आप इस फार्मूला को नहीं लगा सकते। द्वितीय कोटि का अभिक्रिया होगा और उस पर यह फार्मूला काम करेगा। तृतीय कोटि का अभिक्रिया होगा, उस पर ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। तो अच्छी बात है। प्रथम कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण तो वैसे भी आपको याद है, इतना बार ना हम लोग उपयोग किए हैं कि नहीं चाहते हुए भी आपको याद हो गया होगा। प्रथम कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण T बराबर होता है 2.303 बटा K log A बटा A-x। आप जान रहे हैं, कई बार यूज किए हैं। और शून्य कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण हम लोग पढ़े हैं, x बराबर KT बताया गया। तो जिस कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण इस फार्मूला से नहीं आएगा, उस कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण हमको पहले से पता है। आज इस कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण हमको नहीं पता है, जैसे द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, तो उस कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो एक शर्त यही है, n 2 से बड़ा या 2 के बराबर होना चाहिए। दूसरा शर्त है कि अभिकारक का आरंभिक सांद्रता समान होना चाहिए। मतलब जब अभिकारक का आरंभिक सांद्रता समान होगा तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। अभिकारक का आरंभिक सांद्रता समान होगा तभी हम लोग इस फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप याद कीजिए, द्वितीय कोटि के अभिक्रिया में द्वितीय कोटि का जो अभिक्रिया था उसके बलगतिकी समीकरण को 2 केस में बांटकर पढ़े थे। पहला केस में लिखे थे यदि अभिकारक का आरंभिक सांद्रता समान हो, और दूसरा केस में लिखे थे यदि अभिकारक का आरंभिक सांद्रता अलग अलग हो। दोनों केस में बलगतिकी समीकरण का अलग अलग फार्मूला हम लोग बनाए थे। तो ये जो समीकरण आपको दिखाई दे रहा है, इससे बलगतिकी समीकरण आप तभी निकाल सकते हैं जब अभिकारक का आरंभिक सांद्रता समान हो। मतलब समान आरंभिक सांद्रता अगर होगा तब आप इस फार्मूला का उपयोग करके बलगतिकी समीकरण निकाल सकते हैं। जैसे द्वितीय कोटि के अभिक्रिया में आरंभिक सांद्रता जब समान था पहला केस में, तो तब जो बलगतिकी समीकरण हम लोगों को मिला है वो बलगतिकी समीकरण आप इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो ये 2 शर्त है, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि n का वैल्यू या तो 2 से बड़ा या 2 के बराबर होना चाहिए और अभिकारक का आरंभिक सांद्रता समान होना चाहिए। ये दोनों चीज़ आप पहले चेक कर लीजिएगा, तब इस फार्मूला का उपयोग कीजिएगा। जैसे द्वितीय कोटि के अभिक्रिया पर आप लगा के देख सकते हैं। द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के लिए
द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के लिए n का वैल्यू कितना हो 2। द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का बलगति की समीकरण इससे निकल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे आरंभिक सांद्रता समान जब रहेगा तब बलगति की समीकरण निकलेगा। तो n का मान 2 है, तो जहाँ जहाँ इस फॉर्मूला में n है 2 रख दीजिए। तो यहाँ 2 रखिएगा, 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा। तो घातांक 1 लिखिए नहीं लिखिए दोनों एक ही बात। यहाँ 2 में से 1 घटाइएगा, 1 बचेगा, 1 को KT से गुना करेंगे KT हो जाएगा। और यहाँ 2 में से 1 घटाएंगे फिर 1 का पावर 1 बचेगा। तो फार्मूला ऐसा हो जाएगा 1/a-x बराबर ये हो जाएगा KT और यहाँ हो जाएगा 1/स्मॉल। याद कीजिए द्वितीय कोटि के अभिक्रिया में जब अभिकारक का आरंभिक सांद्रता समान लिए थे तो बलगति की समीकरण हम लोगों को यही मिला था। याद कीजिए, या नहीं तो कॉपी में लिखे होंगे आप देख सकते हैं। यही बलगति की समीकरण हम लोगों को पता हुआ था। तो इस समीकरण का उपयोग करके देखिए बलगति की समीकरण हम लोग निकाल लिए द्वितीय कोटि का। आपका इच्छा होगा कि आप तृतीय कोटि का बलगति की समीकरण निकाल के बताइए। तो तृतीय कोटि के अभिक्रिया के लिए तृतीय कोटि के अभिक्रिया के लिए तो n का मान 3 रखना होगा। तो तृतीय कोटि के अभिक्रिया का बलगति की समीकरण भी निकल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे आरंभिक सांद्रता समान होगा तभी निकलेगा। तो समान आरंभिक सांद्रता वाले तृतीय कोटि के अभिक्रिया का बलगति की समीकरण देखिए कैसा होगा। इसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ 3 रख दीजिए। 3 में से 1 घटेगा, यहाँ 2 से गुना कीजिएगा 2KT और यहाँ 1 का पावर 2 हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा 1/a-x का पावर 2 ये बराबर 2KT प्लस 1/a²। ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं किए, जहाँ जहाँ n था वहाँ 3 रख दी। तो ऐसा फार्मूला है। तो तृतीय कोटि के अभिक्रिया में जब अभिकारक का आरंभिक सांद्रता समान होगा तो तब उस कोटि के अभिक्रिया का बलगति की समीकरण यही होगा। ये तृतीय कोटि के अभिक्रिया का बलगति की समीकरण। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी कोटि के अभिक्रिया का बलगति की समीकरण निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। केवल प्रथम कोटि और शून्य कोटि के अभिक्रिया का बलगति की समीकरण इससे नहीं आएगा। तो वो हम लोगों को याद है, पहले से पता। देखिए तो इस समीकरण पर सोचिए 1/a-x का होल स्क्वायर बराबर 2KT प्लस 1/a²। ये तो y बराबर mx प्लस c टाइप का समीकरण है। तो ग्राफ भी आप खींच सकते हैं। y अक्ष पर ये दिखाना होगा 1/a-x का होल स्क्वायर। x के जगह पर t है तो x अक्ष पर t लेना होगा। ढाल इसका या स्लोप इसका हो जाएगा 2k और इंटरसेप्ट हो जाएगा 1/a²। तो ये ओरिजिन है, ये y अक्ष है। y अक्ष पर लीजिए 1/a-x का होल स्क्वायर। ऐसा ग्राफ आप कई बार खींच चुके हैं। x अक्ष पर लेंगे हम लोग t। इंटरसेप्ट को तो y अक्ष पर दिखाया जाता है। यहाँ तक मान लीजिए इंटरसेप्ट है। इसका वैल्यू भी पता है 1/a²। देखिए ढाल धनात्मक 2k, ढाल धनात्मक है तो ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा। यहाँ से शुरू होकर ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऊपर की ओर पास करेगा। यही स्लोप हो जाएगा। स्लोप को tan थीटा से भी हम लोग सूचित करते हैं या स्मॉल m से भी सूचित किया जाता है। तो इस समीकरण का स्लोप हो जाता 2k।
तो देखिए तृतीय कोटि के अभिक्रिया के बलगतिकी समीकरण में 1/a-x के स्क्वायर 1/a-x का पावर 2 बराबर 2kt प्लस 1/a² में हम लोग t और इसके बीच ग्राफ खींचे हैं, तो ग्राफ ऐसा आया है। तृतीय कोटि के अभिक्रिया के बलगतिकी समीकरण में 1/a-x का पावर 2 और t के बीच जब ग्राफ खींचिएगा तो ग्राफ आपको ऐसा है। ये काम आप लोग करना बहुत पहले से जान रहे हैं, कितना ग्राफ खींच चुके। तो आप इसको नोट पहले कर लीजिए। ये फार्मूला लिखिए, उसके नीचे ये लिखिए और नीचे आप ग्राफ को दिखा दीजिए। तृतीय कोटि के अभिक्रिया का उदाहरण। तृतीय कोटि के अभिक्रिया का कुछ उदाहरण भी आप ध्यान में रखिए। अभी हम लोग तृतीय कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण देखे थे, कुछ उसका उदाहरण भी हम लोग ध्यान में रखें। जैसे एक उदाहरण ऐसा होता है, NO को Cl2 से अभिक्रिया करवाया जाता है तो उत्पाद बनता है NOCl। आप इसको संतुलित भी कर सकते हैं। क्लोरीन 2 ठो है, 2 से गुना कीजिए, NO 2 ठो हो जाएगा, 2 से इधर भी गुना करना होगा। ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। ठीक इसी तरीके से NO को यदि Br2 से अभिक्रिया करवाते तो उत्पाद बनता NOBr। फिर संतुलित कीजिए, यहाँ 2 से गुना करना होगा, यहाँ भी 2 से गुना करना होगा, संतुलित हो गया। ये भी तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। NO को O2 से अभिक्रिया करवा दीजिए तो उत्पाद बनेगा NO2। संतुलित कीजिएगा, 2 से यहाँ गुना करना हो, 2 से यहाँ गुना करना हो, संतुलित हो गए। ये भी तृतीय कोटि के अभिक्रिया का उदाहरण है। NO इसको H2 से अभिक्रिया करवाएं तो उत्पाद ऐसा बनता है N2O प्लस H2O। संतुलित कीजिएगा तो यहाँ 2 से गुना करना होगा, संतुलित हो गया। यह भी तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। या NO को D2 से अभिक्रिया करवाएंगे, D2 ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ड्यूटेरियम को कैपिटल D से सूचित किया जाता है। आप याद रखिए, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। तो ड्यूटेरियम से अभिक्रिया करवाएंगे तो ऐसे ही अभिक्रिया होगा। जहाँ H2O लिखे हैं वहाँ D2O हो जाएगा, N2O तो रहेगा नाइट्रस ऑक्साइड, प्लस D2O। संतुलित कीजिएगा तो फिर यहाँ 2 से गुना करना होगा। यह भी तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। तो ये सब जितना अभिक्रिया अभी लिखे हैं, ये सब अभिक्रिया गैसीय अवस्था में होता है। गैसीय अवस्था में ये सब अभिक्रिया होगा। एक अभिक्रिया ऐसा होता है FeCl3 फेरिक क्लोराइड। इसको यदि SnCl2 स्टेनस क्लोराइड से अभिक्रिया करवाया जाता है
तो उत्पाद बनता है FeCl2 SnCl4। संतुलित कीजिएगा तो यहाँ 2 से गुना करना होगा, यहाँ भी 2 से गुना करना होगा। अब इसमें सब कुछ संतुलित है। ये भी तृतीय कोटि के अभिक्रिया का उदाहरण होता है, लेकिन ये जो अभिक्रिया है ये विलयन अवस्था में होता है, ये गैसीय अवस्था में नहीं होता। सॉल्यूशन फेज में ये अभिक्रिया होता है। तो ऊपर वाला 5 ठो अभिक्रिया गैसीय अवस्था और ये विलयन अवस्था में होता है। इससे मतलब नहीं है, हमको केवल पता करना था या हम लोगों को जानना था कि ये सब तृतीय कोटि के अभिक्रिया का उदाहरण है। और भी हो सकता है, इतना अगर याद रखते हैं तो काफ़ी है। आप इसको नोट कर लीजिए। nवां कोटि के अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक nवां कोटि के अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक देखिए क्या होगा। जैसे पहले हम लोग दर नियतांक का मात्रक निकालते थे, वैसे ही यहाँ भी निकालना होगा। तो कंसेप्ट आप याद कीजिए। दर नियतांक का मात्रक पता करना है तो दर नियम समीकरण पर सोचना पड़ता है। nवां कोटि के अभिक्रिया का दर नियम समीकरण लिखिए और उसी पर सोच दीजिए, आपको मात्रक क्या होगा दर नियतांक का वो पता हो जाएगा। nवां कोटि के अभिक्रिया का दर नियम समीकरण मतलब रेट लॉ इक्वेशन तो हम लोग जानते हैं। R बराबर K I × A के सांद्रता का घातांक स्मॉल है, यही होता है। अब ये कुछ देर पहले लिखे थे, nवां कोटि का अभिक्रिया लिए थे, दर नियम समीकरण ऐसा ही लिखे थे। जहाँ ये जो n है कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये कुछ भी आप रख सकते हैं इन्फिनिटी तक। मतलब इस फार्मूला पर यहाँ से जो फार्मूला आपको दर नियतांक का पता होगा, दर नियतांक के मात्रक का यहाँ से जो हम लोग फार्मूला पता करेंगे वो किसी भी कोटि पर काम करेगा, चाहे वो शून्य कोटि का अभिक्रिया हो या प्रथम कोटि का अभिक्रिया हो या अनंत कोटि का अभिक्रिया हो, किसी पर भी हम लोग लगा सकते हैं। तो बड़ी काम का ये फार्मूला हो जाएगा। किसी भी कोटि के अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक बिना कलम उठाए हम लोग पता कर सकते हैं। तो तब ऐसा हो जाएगा। देखिए तो मात्रक निकालना है, सबका मात्रक रखिए। दर का मात्रक तो हम लोग जानते हैं, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। के का मात्रक निकालना है, के ही रहने दीजिए। सांद्रता का मात्रक होगा मोल प्रति लीटर। n है तो दोनों का पावर n करना हो। मोल टू दी पावर n को इधर लेंगे, लीटर का पावर n है इधर ला लीजिए, तो उधर बच जाएगा के। इधर पहले ऊपर में मोल है, ये इधर आएगा नीचे आ जाएगा, तो मोल का पावर n, मोल को मोल के साथ लिख। लीटर टू दी पावर n नीचे है, उधर जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो लीटर टू दी पावर n। ये लीटर नीचे है, तो ऐसा हो जाएगा। 1/सेकंड जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, यही हो जाएगा।
देखिए बड़ी आसानी से हम लोग पता कर लिए। एफ के मात्रक का फार्मूला तैयार हो जाएगा। देखिए तो मोल का पावर 1 और नीचे मोल का पावर स्मॉल है। आधार समान है, दोनों भाग में है, पावर घट जाएगा तो 1 में से ये n घटा लेंगे हम लोग, ऐसा हो जाएगा मोल टू दी पावर 1 माइनस n, लीटर टू दी पावर n और नीचे लीटर का पावर 1, तो तब ऐसा हो जाएगा लीटर लीटर टू दी पावर n माइनस 1। और सेकेंड नीचे है, ऊपर ले जाइएगा, सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा। तो देखिए nवां कोटि के अभिक्रिया के दर नियतांक के मात्रक का एक फार्मूला हम लोग तैयार कर लिए। इस फार्मूला से आप किसी भी कोटि के अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक निकाल सकते हैं। जैसे आपका इच्छा है कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक क्या होगा, आपको पहले वाला याद नहीं है, आप परीक्षा में पूछ दिया है, तो कुछ नहीं, आपको केवल ये याद है तो आप बता सकते हैं। तो देखिए तो प्रथम कोटि के लिए n का मान 1 रखना होगा, तो 1 में से 1 घटेगा 0, किसी भी चीज़ का पावर 0 1 हो जाएगा। यहाँ 1 में से 1 घटाएंगे 0, ये भी 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, तब सेकेंड इन्वर्स। याद कीजिए प्रथम कोटि के अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक सेकेंड इन्वर्स होता है। आपका इच्छा है शून्य कोटि के अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक निकालें, तो n के जगह पर आप 0 रख दीजिए, तो यहाँ 0 रखिएगा, मोल बचेगा, यहाँ 0 रखिएगा तो लीटर इन्वर्स बचेगा, मतलब लीटर नीचे चला जाएगा। ये सेकेंड इन्वर्स तो है ही, तो हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। याद कीजिए शून्य कोटि के अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक यही होता है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड हम लोग लिखे भी हैं। मतलब किसी भी कोटि के अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक इससे निकाला जा सकता है। तो बड़ी काम का चीज़ है, आप इसको भी ध्यान में रखिए, तो इसको नोट कर लीजिए। इसको रटना नहीं है, आपको केवल दर नियम समीकरण nवां कोटि का पता है तो आप तुरंत ये सब ला लीजिए। ठीक, nवां कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु और अभिकारक के सांद्रता के बीच संबंध सांद्रता में संबंध, ये भी बड़ी काम का चीज़ है। nवां कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु और अभिकारक के सांद्रता में हम लोग संबंध जानना चाहते हैं। संबंध पता हो जाएगा तो अर्ध आयु सवाल देगा, तो हम लोग अभिकारक का सांद्रता बता सकते हैं किस समय क्या है। अगर अभिकारक का सांद्रता देगा तो अर्धायु बता सकते हैं nवां कोटि के अभिक्रिया का क्या होगा। तो एक फार्मूला है, उसको ध्यान में रखिएगा। nवां कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्धायु और अभिकारक के सांद्रता में संबंध से संबंधित जो भी सवाल होगा उससे बन जाएगा। अब फार्मूला ऐसा होता है, t बराबर होता है या t समानुपाती होगा a टू दी पावर 1 माइनस n। बड़ी काम का ये फार्मूला, जहाँ t nवां कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु है
स्मॉल ए एनवा कोटि के अभिक्रिया में अभिकारक का आरंभिक सांद्रता है। एनवा कोटि के अभिक्रिया का ये अर्धायु। स्मॉल ए एनवा कोटि के अभिक्रिया में अभिकारक का सांद्रता है। स्मॉल ए ये तो अभिक्रिया की कोटि, हम लिख भी देते हैं, जहाँ स्मॉल एन बराबर अभिक्रिया की कोटि। ये अभिक्रिया की कोटि। इसका वैल्यू आप कुछ भी यहाँ रख सकते हैं, 0, 1, 2, जो रखना है इन्फिनिटी तक आप रख सकते हैं। मतलब इसको उपयोग करने के लिए भी कोई शर्त नहीं है, किसी भी कोटि के अभिक्रिया पर ये फार्मूला आपको काम करेगा। तो इस लिहाज से इसका और महत्व बढ़ जाता है। इसके लिए कोई अपवाद नहीं है, सभी कोटि के अभिक्रिया पर इसको आप लगा सकते हैं। इसमें जो आप कैपिटल टी देख रहे हैं ये अर्धायु है। स्मॉल ए अभिकारक का सांद्रता है। तो कौन क्या है इस फॉर्मूला में, देखिए हम लिख दिए। अब इस फार्मूला पर सोचिएगा तो फिर और भी समीकरण हम लोग पता कर सकते हैं। दायां बायां करके हम लोग इसी से और भी समीकरण बना सकते हैं। समानुपाती का चिन्ह हटा के बराबर का चिन्ह दीजिए, नियतांक से गुना करना होगा। ये तो बहुत पुरानी कहानी है। टी बराबर के आई इंटू ए टू दी पावर 1 माइनस ऐसा हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे यहाँ के एक नियतांक जरूर है, लेकिन ये दर नियतांक नहीं है। अभी जो हम लोग के लिखे ये दर नियतांक नहीं है, ध्यान रखना होगा, समानुपाती नियतांक है। तो जहाँ के एक नियतांक है, लेकिन दर नियतांक नहीं है। दर नियतांक नहीं के एक नियतांक जरूर है, लेकिन दर नियतांक नहीं। सोचिए, बात और आगे बढ़ेगा। नहीं, हम लोग तो शुरू से आदत है, सोचते जाते हैं, बात आगे बढ़ते जाता है। साइंस तो यही है, जितना सोचिएगा उतना ज़्यादा रिजल्ट आपके सामने होगा। इसमें दोनों तरफ आप लॉग लीजिए, ऐसा हो जाएगा लॉग टी, ये बराबर लॉग के। देखिए तो हम एक बार ही तोड़ के लिखते हैं। इसको मान लीजिए x, इस पूरा को मान लीजिए y, के को मान लीजिए x, ए टू दी पावर 1 माइनस एन, इस पूरा को मान लीजिए y। अगर यहाँ लॉग लगाइएगा तो लॉग x इंटू वाई हो जाएगा, और लॉग x इंटू वाई बराबर होता है लॉग x प्लस लॉग y। तो देखिए x के जगह पर था लिखे के लॉग के प्लस लॉग y, तो y इसको माने हैं आप, इस पूरा को, तो लॉग y हो जाएगा। अब उसको भी आप तोड़ सकते हैं, लॉग x टू दी पावर या लॉग y टू दी पावर n होगा, तो ये तो ऐसे लिखा जाएगा n लॉग y, ये पावर पहले आ जाता है। तो हम देखिए बीच में पूरा लिखते तो 3 स्टेप और आगे बढ़ता, तो उतना आप समझदार हैं। ये पावर पहले आ जाएगा 1 माइनस एन आई इंटू लॉग स्मॉल, ऐसा हो जाएगा। अब आप इसको थोड़ा पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिखिए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अभी जो लिखा हुआ है उसी में इसको थोड़ा हम लोग पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसा हो जाएगा लॉग टी बराबर 1 माइनस एन इंटू लॉग ए प्लस लॉग के। एकदम प्योर मैथमेटिकल चैप्टर था ये, पूरा मैथमेटिक्स का यूज है। तो देखिए ऐसा समीकरण हम लोगों को पता, ये जो
फार्मूला लिखे थे, इसी से हम लोग देखिए ऐसा फार्मूला पता किए। अब इसमें हम लोग चाहें तो इसका ग्राफ भी खींच सकते हैं। फिर तो y बराबर mx प्लस c टाइप का समीकरण है। y के जगह log t, m के जगह 1 माइनस n, x के जगह पर log a और c के जगह पर log k। जगह है नहीं, आप इसको नोट कीजिए, हमको उसका ग्राफ दिखाना। ग्राफ आप अपने से भी बना सकते हैं। ठीक, समीकरण पता हो तो ग्राफ तो हम लोग खींच ही सकते हैं। देखिए तो ऐसा हो जाएगा, y अक्ष ये x अक्ष, ये ओरिजिन, y अक्ष पर log t दिखाएंगे, x अक्ष पर log a को दिखाना होगा, इंटरसेप्ट है log k, तो इसको तो y अक्ष पर दिखाते हैं हम। तो मान लिए यहाँ तक log k है। ढाल देखिए धनात्मक, यहाँ कुछ नहीं चिन्ह है, इसका क्या मतलब, धनात्मक स्लोप है। धनात्मक है तो ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा, यही स्लोप कहलाएगा। और स्लोप का वैल्यू कहता तो 1 माइनस स्मॉल n होता, स्मॉल m के जगह पर तो 1 माइनस n, तो इस समीकरण का ढाल ये है, ग्राफ यही हो जाएगा। अभी हम लोग फार्मूला लिखे थे, nवां कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्धायु और अभिकारक के सांद्रता में संबंध, ऐसा आपको लिख के हम बताए। देखिए तो आपका इच्छा है कि इस स्मॉल a को बट्टा में ले जाए, तो ले जाइए, पावर उलट जाएगा, n पहले आ जाएगा, एक बाद में आ जाएगा, मतलब पावर n माइनस 1 हो जाएगा। नहीं समझे, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, t समानुपाती 1/स्मॉल a टू दी पावर n माइनस 1। दोनों एक ही चीज़ है। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे ये दोनों अलग अलग चीज़ है। नहीं, आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको नीचे ले जाइएगा तो पावर का जो ऑर्डर है वो उलट जाएगा। फिर यहाँ ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है हटाइए, कांस्टेंट देना होगा, t बराबर हो जाएगा k i इंटू 1/a टू दी पावर n माइनस 1। ऐसा आ गया। इसको अगर आप इधर लाइएगा, इधर भाग में है, इधर गुना में आ जाएगा, t a टू दी पावर n माइनस 1 बराबर हो जाएगा k। और देखिए तो t क्या, अर्धायु, स्मॉल a क्या है, अभिकारक का सांद्रता। तो किसी भी कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्धायु और अभिकारक के सांद्रता का गुणनफल एक नियतांक के बराबर आया। याद कीजिए, आपको बताए थे दो चीज़ का गुणनफल अगर एक नियतांक हो तो आप उसको इस रूप में लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, t1 a1 टू दी पावर n माइनस 1 बराबर t2 a2 टू दी पावर n माइनस 1। आपका इच्छा है तो और बढ़ा सकते हैं, t3 a3 टू दी पावर n माइनस 1, t4 a4 टू दी पावर n माइनस 1। इतना से ही हम लोगों का काम हो गया। दो चीज़ का गुणनफल अगर एक नियतांक हो तो आप उसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी बड़ी अच्छा काम का फॉर्मूला आया। अब आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि इसका उपयोग हम लोग कैसे करें। तो किसी भी कोटि के अभिक्रिया के अर्धायु और अभिकारक के सांद्रता में अगर संबंध आपको पता करना हो तो आप इस समीकरण से पता कर सकते हैं। जैसे आइए हम एक दो कोटि पर निकाल के इसको बता देते हैं। जैसे आपका इच्छा है कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया पर या द्वितीय, जो आपका इच्छा करे, द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के लिए इसका उपयोग कीजिए। द्वितीय कोटि के लिए
आप तो जानते हैं द्वितीय कोटि के लिए n का मान 2 रखना पड़ता है। इस फार्मूला में जहाँ जहाँ n है 2 रख दीजिए, तब तो यहाँ ऐसा हो जाएगा T1A1 बराबर T2 A2। द्वितीय कोटि के अभिक्रिया में अर्धायु और अभिकारक के सांद्रता का गुणनफल एक कांस्टेंट होता है, एक नियतांक होता है, लिखे भी हैं द्वितीय कोटि में। तो देखिए ये ऐसा संबंध आ गया। द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के अर्धायु और अभिकारक के सांद्रता में संबंध हम लोग ला लिए। आपका इच्छा है तृतीय कोटि के लिए इसका उपयोग करें, तृतीय कोटि के लिए कीजिए। तृतीय कोटि के लिए तो n का मान 3 रखना होगा, तो उसमें जहाँ जहाँ स्मॉल n है 3 रख दीजिए। तो 3 में से 1 घटेगा 2, यहाँ भी 2, ऐसा हो जाएगा T1A1 का स्क्वायर बराबर T2 A2 का स्क्वायर। तृतीय कोटि के अभिक्रिया के अर्धायु और अभिकारक के सांद्रता में ये संबंध होगा। प्रथम कोटि या शून्य कोटि के लिए भी आप निकाल सकते हैं, किसी भी कोटि पर ये काम करेगा। शून्य कोटि के लिए n का मान तो 0 रखना होगा, रखिए 0। तो 0 रखिएगा तो A1 का पावर -1, यहाँ A2 का पावर -1। पावर -1 है, उसको आप नीचे भी दिखा सकते हैं। तो ऐसा हो जाएगा T1/A1 बराबर T2/A2। ऐसा संबंध होगा शून्य कोटि के लिए। आप शून्य कोटि का अभिक्रिया पढ़े, ऐसा संबंध भी आपको लिख के बताए। ऐसे ही लिख दिए थे और इसको घेर दिए थे। प्रथम कोटि पर लगाइएगा, वो भी पता हो जाएगा। प्रथम कोटि के लिए n का मान 1 रखना होगा। 1 में से 1 घटेगा 0, और किसी भी चीज़ का पावर 0 1 हो जाएगा, तो इधर बचेगा T1, और ठीक इसी तरीके से इधर बचेगा T2। देखिए तो इसमें अभिकारक का सांद्रता कहीं नहीं है। याद कीजिए प्रथम कोटि में लिखाए हैं कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इसमें भी दिखाई दे रहा। इसका मतलब प्रथम कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु हमेशा कांस्टेंट होता है, वो नहीं बदलेगा। अभिकारक का सांद्रता घटाइए बढ़ाइए, अर्धायु हमेशा वही रहेगा। 1/2 कोटि के अभिक्रिया के लिए इस फॉर्मूला का कोई कहता उपयोग कीजिए। 1/2 मतलब अर्ध कोटि के अभिक्रिया के अर्धायु में अभिकारक के सांद्रता में संबंध कहता बताने के लिए वो भी आप बता सकते हैं। जैसे अर्ध कोटि कहेगा तो n का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं 1/2। जहाँ जहाँ n है 1/2 रखिए, तो 1/2 में से 1 घटाइएगा -1/2, -1/2 है, नीचे जाइएगा तो +1/2 पावर हो जाएगा। और किसी भी चीज़ के पावर 1/2 हो, इसका क्या मतलब, उसका वर्गमूल। तो ऐसा हो जाएगा T1/√A1। लिखिए तो ठीक इसी तरीके से इधर क्या हो जाएगा T2/√A2। ऐसा हो जाएगा। तो किसी भी कोटि के लिए आप ये संबंध उपयोग कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा सा एक क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप का बना सकता है। जैसे आपसे कोई ऐसा लिख दे, कहे t बराबर है 2 -√2 a⁻1/2 a⁻1/2।
ऐसा लिख के अगर आपसे कहे कि बताइए तो ये किस कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु है, ऐसा लिख दे आपसे पूछे ये किस कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु है, तो हम लोग बता सकते हैं। हम लोग nवां कोटि के अभिक्रिया के अर्धायु में और अभिकारक के सांद्रता में संबंध जानते हैं। अभी तुरंत लिखे थे T बराबर KI/A⁻⁻n। याद कीजिए T समानुपाती A⁻1-n था। समानुपाती का चिन्ह हटा के नियतांक आप ला सकते हैं, यहाँ बराबर हो जाएगा। तो देखिए ठीक इसी टाइप का समीकरण दिया हुआ है। T के जगह पर यहाँ भी T है, हम लोगों के समीकरण में K है, सवाल में यहाँ 2 - दिया तो K नियतांक है, नियतांक का मान दे दिया, ये है। A का पावर हम लोगों के समीकरण में 1 - n है, यहाँ सवाल दिया है A का पावर 1/2, तो कंपेयर करवाएंगे तो 1 - n 1/2 के बराबर होगा। A का पावर 1/2 है तो हम लोगों के समीकरण में A का पावर 1 - n है। इसका क्या मतलब 1 - n ये 1/2 के बराबर है, तो यहाँ से आप n पता कर लीजिए। n माइनस में है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और 1/2 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 1 - 1/2। तो 1 में से 1/2 घटाइएगा, 1/2 हो जाएगा। मतलब ये nवां कोटि के अभिक्रिया का ये 1/2 कोटि के अभिक्रिया का समीकरण दिया था। तो अगर समीकरण देख के आपको इस टाइप से पूछे किस कोटि के अभिक्रिया का ये समीकरण है, तो आप ऐसे ही तुलना करवा के बता सकते हैं किस कोटि के अभिक्रिया का समीकरण है। ये जो समीकरण दिया था आपको वो किस कोटि का, अर्ध कोटि का, 1/2 कोटि के अभिक्रिया का। तो इस तरीके से इस चैप्टर का मैथमेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो गया। 99% ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका। अब इसमें थोड़ा सा आपको उत्प्रेरक के बारे में पढ़ना है जो थ्योरिटिकल है। इस चैप्टर का मैथमेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा थ्योरिटिकल उत्प्रेरक के बारे में आपको पढ़ना है इसी चैप्टर में। तो अगले क्लास में आपको हम बताएंगे उत्प्रेरक क्या है, कैसे काम करता है। तो इतना आज रखते हैं, और सभी स्टूडेंट ज़रूर आप डेली का डेली जो जा रहा है उसको पूरा कवर कीजिए, उसको कॉपी में लिखिए, समय समय पर उसका रिवीजन कीजिए, तब आपको फ़ायदा होगा। और डेली आप जानते हैं एक वीडियो जा रहा है, तो आप कोशिश आपको ये करना है, आज का काम कल पर टालिएगा तो धीरे धीरे आपको बोझ लगेगा, पढ़ाई से जो आपका रुचि है वो ख़त्म होने लगेगा। आप हमेशा दिमाग में एकदम माइंड में कप रखिए कि आज का काम हमको आज ही कर लेना है। ऐसा अगर करते हैं तो आपको सफलता हासिल करने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहना है, और अगर ऐसा करते हैं आप तो आप स्वस्थ भी रहिएगा। और जो आपका एम है, जो भी आप लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जहाँ तक आपको पहुँचना है वहाँ तक पहुँचने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। तो इतना आज हम लोग रखते हैं, अगले क्लास में इसी को और आगे बढ़ाया जाएगा। थैंक्स।